हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल का दो वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियोज़ में 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और दूसरे वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक की न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। ठीक है, आज इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे इस वीडियो में। और सारे न्यूमेरिकल हमने आपको बताया था कि हम बालाजी की बुक से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और यदि आपके पास बालाजी की बुक नहीं है तो आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को कुछ आगे या पीछे करके मित्तल की जो बुक आपके पास है उस कुमार मित्तल की बुक में भी आपको ये सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन में जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम कवर करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके बुक में दिया होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कह रहे सवाल नंबर 10 में कि 2 इलेक्ट्रॉनों को वायु में रखा गया है। 2 इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा गया है? वायु में। कह रहा कि वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का मान, वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का मान, यानी जो F मैंने लिखा है ये वैद्युत बल का मान। कह रहा एक इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। एक इलेक्ट्रॉन का भार होगा mg, उसका 0.5 गुना है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी F = होगा 0.5 mg। अब आपको लग रहा होगा कि ये कह तो रहा है F में कि F जो है एक इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 टाइम्स है, तो 0.5 का गुणा F में होना चाहिए। आप इसमें क्यों कर दिए? आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी कि हमें दोनों इक्वेशन को बराबर करना है, तो 0.5 का गुणा यदि हम F में करेंगे तो ऑलरेडी ये बड़ा है और ये और भी बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 0.5 का गुणा हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में करेंगे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें g का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का भार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से F दिया है और ये Q1 Q2 हमने अपने फ़ायदे के लिए रख लिया है। चूँकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो इन पे जो आवेश होगा वो आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, ऋण आवेश होगा। हालांकि हमें मैग्नीट्यूड से ही केवल मतलब होगा, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए लगाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू दे दिया आपको सवाल में। जो Fe है वो एक इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 टाइम्स है। अब यहाँ Fe का फार्मूला आपके पास है, जो कूलम्स लॉ है उसका फार्मूला आपके पास है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान के r² होगा 0.5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा 9.1 × 10⁻31 होता है, तो सुविधा के लिए से हम इसे 9.1 को 9 ही ले लेते हैं। 9 × 10⁻31 और g का वैल्यू आपको याद है 9.8। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। mg जो था उसका डाटा हमने यहाँ पे रख लिया। 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁻9। Q1 का और Q2 दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इन पर जो चार्ज है वो भी सेम ही है 1.6 × 10⁻19, और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है तो उसका भी चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 अपान के r²। ये r² हमें पता नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का गुणा 9 में ना करके इसमें करेंगे तो थोड़ा सा सुविधा मिलेगी, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 9 × 0.5 का मल्टीप्लाई 9.8 में करते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 9 45 और 4 49 हो जाएगा। 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। अब डेसिमल 2 अंकों पे लगाएंगे दशमलव, यहाँ एक स्थान यहाँ गिन के लगाते हैं गुणा में दशमलव, तो 2 स्थानों पे हो जाएगा। पीछे से गिनते हैं, गुणे 10 पे घाते कितना हो जाएगा? -31। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो भी कैंसिल आउट हो रहा है डाटा उसे कैंसिल करा देंगे और जो बचेगा उसे बचा लेंगे। तो ये 9 से 9 का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1.6 × 1.6 गुणे 10 पे घाते। यदि घातों की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 19 और 19 38, और 38 में से 9 घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा? 29 अपान के r² यहाँ से बच जाएगा 4.9 × 10⁻31
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा डाटा इसके बटा में आ जाएगा, यानी 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 अपान 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब ये समझिएगा ना, आर स्क्वायर को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है और इसको इसके बट्टा में बुला लिया है। तो आप कहेंगे कि आर स्क्वायर उधर आपने क्यों नहीं लिखा, तो अच्छे लगने के लिए हमने, मतलब हमारी एक आदत सी बन गई है, हम लोगों की एक आदत सी है कि जब तक हम जिस डाटा को निकालते हैं यदि वो लेफ्ट हैंड साइड में ना हो तो हमें एक अजीब सी फीलिंग आती है, ठीक है। इसलिए हमने आर स्क्वायर को इधर ही रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में। वैसे आप समझिए ये उधर गया है तब भी बात वही है, यदि आर स्क्वायर को यहाँ लिखे तब भी तो बात एक ही है, तो अच्छा लगने के लिए हमने इधर लिख लिया है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम इरेज करेंगे, जैसे देखिए पहले तो आप इसे कैलकुलेट करिए। ये जो डेसिमल है 4.9 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे, तो यदि दशमलव हटाएंगे तो आपको पता है यदि दशमलव को हम बाएं से दाएं जितना अंक लेके जाते हैं बाएं से दाएं 10 पर उतना घात नेगेटिव चढ़ता है। तो यदि इस 4.9 में से इस डेसिमल को हम यदि राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो एक स्थान दाहिनी तरफ जा रहे हैं, तो एक 10 पे घाते माइनस इस पर और ऐड हो जाएगा, तो 31 पहले से है, ये हो जाएगा कितना 32। अब यहाँ से यदि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पूछा जाए, सॉरी आर इक्वल यदि पूछा जाए आपसे, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, देखिए 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब एक घातों का हिसाब कर लीजिएगा, तो ये जो आपके पास है -32, इसे ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये +32 हो जाएगा, और 32 में जो 29 है वो घट जाएगा, तो आपके पास 10 पे घाते 3 आ जाएगा, 10 पे घाते 3। अपान की बात करें तो कितना आ जाएगा 49, और ये सारा डाटा किस में रहेगा, रूट के अंदर, क्योंकि हम आर का वैल्यू निकाल रहे हैं नहीं आर स्क्वायर का। तो आर इज इक्वल टू 1.6 तो आपका बाहर हो जाएगा, अपान के जो आपके पास 49 है उसका 7 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर जो 10 10 10 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 कह सकते हैं उसको, या 3 टाइम हम 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 2 10 का एक 10 बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा 1.6 अपान 7 इंटू एक 10 आ जाएगा, रूट में फंस जाएगा एक 10। आर इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 16 बटा के 7, और कड़ी में 10 का मान होता है 3.16। यदि इसको कटाएं तो 7 3 21 7 चौक 28, आपके पास बच जाएगा 28, ये 3 बचेगा 36 हो जाएगा, ठीक है, कटेगा तो है नहीं, तो 16 का ऐसा करते हैं इसमें गुणा कर लेते हैं, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 96 को 6 9 आ जाएगा, 16 कम 16 और 9 25 हो जाएगा, 5 हासिल 2 आ जाएगी, 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा, अपान 7 दशमलव 2 स्थान पे लगा लेंगे, 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 7 49, एक बचेगा हमारे पास 15 हो जाएगा, 7 दूना के 14, हमारे पास आगे बचेगा 1 16 हो जाएगा, तो 7 दूना के 14 7.22, और ये किस में आएगा डाटा, सारे डाटा मीटर में दिए गए हैं, ठीक है। आंसर मैच करा लेते हैं, आंसर दे रहा है 7.188, तो 7.18 को आप 7.2 लिख सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, 7.18 को आप 7.2 लिख सकते हैं, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये नियर अबाउट ये भी सही है, आर का जो वैल्यू आ रहा है 7.22 दैट इज़ राइट आंसर। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 7.22 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो सवालों को लगाने से पहले आप जो भी फार्मूले अप्लाई किए जाएंगे इस चैप्टर में, उन सारे फार्मूले को पहले आप एक जगह कलेक्ट करिए, और न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका होगा कि सवाल पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यूरेनियम 9238, इसमें से एक अल्फा कण निकल रहा है, ऐसे सवाल में कह रहा है। अच्छा मान लीजिए यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलता है तो ऐसे थोरियम बनता है, फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि एक्स कोई नया एलिमेंट बना होगा, ठीक है। आपको पता है कि यदि एक अल्फा कण निकलता है किसी भी परमाणु के नाभिक से या किसी परमाणु से, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। यहाँ पे हो जाएगा 92 से 90 और 238 से 234। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण यूरेनियम 9238
एक यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यानी जो परमाणु हमारा टूटा है, जो यूरेनियम, ये यूरेनियम पहले इतना था 9238 था, जब ये टूट गया है, ठीक है, जब ये टूट गया है तो इसको कहेंगे ये विघटित परमाणु है। अब ये टूटा होगा, जो यूरेनियम 9238 है, जब ये टूटा होगा तो जाहिर सी बात है इसके और एक मेरे पास जो कण है उसका नाम दे रहा है अल्फा कण। कह रहा है कि ये विघटित परमाणु, तो आपको पता है जब इसमें से एक अल्फा कण यदि निकला होगा, एक अल्फा कण यदि इसमें से निकला होगा तो आपको पता है इसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब अल्फा कण निकला तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 2 घट जाएगा, ये बात आपको पता है। कह रहा है ये अल्फा कण इस यूरेनियम परमाणु के नाभिक से, ये यूरेनियम परमाणु होगा, इसका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, यहाँ से विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर है। आर का वैल्यू दे रहा है 9 × 10⁻⁵ मीटर। इनके और इसके, इस पर हम 2 माइनस चार्जेज लगा देते हैं, 2 प्लस चार्जेज लगा देते हैं। 2 प्लस चार्जेज इसलिए क्योंकि परमाणु क्रमांक अब 92 ना होके क्या होगा, 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अल्फा कण निकलेगा, परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाएगी, तो इस पे 2 प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ये पता करिए इस क्वेश्चन को पढ़ के, निचोड़ निकाल के, कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। आगे आपसे सवाल में वो मांग रहा है, तो अल्फा कण पर कितना कार्यरत बल होगा। ये जो अल्फा कण है, ये अल्फा कण, इस पर कितना बल लगेगा यूरेनियम के द्वारा। अल्फा कण यहाँ है, यूरेनियम यहाँ है, तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसके ऊपर कुछ न कुछ फोर्स ये अप्लाई करेगा, विद्युत बल लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों का जो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, बट डिस्टेंस जो उनके बीच का डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन होगी उसमें अपोजिट होगा। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इनका परिमाण समान होगा, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। तो यूरेनियम द्वारा इस अल्फा कण पर जो लगाया जाने वाला बल होगा वो कितना है, यही हमसे सवाल में पूछ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स। तो अल्फा कण एक तरह का धनावेशित कण होता है, और यूरेनियम पर भी इस पे अल्फा कण निकला है तो ये भी धनावेशित होगा, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। यहाँ से आपसे वो पूछना चाह रहा है कि ये जो वैद्युत बल लगेगा यूरेनियम द्वारा इस अल्फा कण पर वो कितना होगा, उसी का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो सवाल पढ़ने के बाद हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, एफ़ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। अब हमें चाहेगा एफ़ निकालने के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी होंगी उसमें हमें चार्ज चाहेगा। दूरी तो पता चल गई, चार्ज चाहेगा। तो इस पे जो यूरेनियम हमारे पास है, अब इस पे आवेश कितना होगा ये आपको पता करना है। तो आप कहेंगे सर आवेश Q = N होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 92 और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। तो 92 में E का गुणा कर देंगे, वो आ जाएगा Q1 का वैल्यू, वो Q1 का वैल्यू आ जाएगा। नहीं, ये गलत आप सोच रहे हो। अब वो सवाल में कह रहा है कि यूरेनियम परमाणु से नहीं कह रहा है, विघटित यूरेनियम परमाणु की बात कर रहा है। तो विघटित वाला जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 92 नहीं, वो 90 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इमिट हो गया है, निकल गया है। इसलिए इस वाले यूरेनियम पर जो टूटा हुआ यूरेनियम है उस पर जो चार्ज होगा वो 90E होगा। कितना होगा, 90E। समझ पा रहे हैं क्यों 90E होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए हैं, तो कितना बचेगा, 92 - 2 अर्थात कितना, 90E। ये Q1 का वैल्यू होगा। E का वैल्यू आपको याद है 1.6 × 10⁻⁻19 आप रख सकते हैं। और Q2 क्या है, Q2 तो आपका अल्फा कण है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, अल्फा कण पर 2E आवेश होता है, प्लस 2E, मतलब E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, और 2 अल्फा कण पे चार्ज होता है, ठीक है, मतलब 2E जो है अल्फा कण पे आवेश होता है। यहाँ से Q1 Q2 भी आपको मिल गया। F आपको फाइंड आउट करना है, R का वैल्यू सवाल में दिया है, तो कूलम लॉ अप्लाई करते हैं और F का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लिखिए F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। यहाँ से डाटा को सॉल्व करेंगे, यदि डाटा रख के चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है।
Q1 और Q2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 90E इंटू 2E अपान बीच की दूरी का स्क्वायर, वो सवाल में दिया है 9 गुणे 10 पे घाते -5 इस पूरे का होल स्क्वायर। आइए ऊपर सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 9 गुणे 90 गुणे 2 गुणे, अब ई के स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको पता है ई का मान होता है 106 गुणे 10 - 19, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। और बगल में मेरे पास जो पावर है 10 का 9 पावर, वो तो रहेगा ही अपान के, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 9 गुणे 9 और 10 पे घाते -5, इस पर भी 2, तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा कर देते हैं, तो 10 पे घाते -10 हो जाएगा। यहाँ से एफ का डाटा निकालते हैं तो हो जाएगा 9 गुणे 90 गुणे 2 गुणे 16 का वर्ग करेंगे तो 256 होता है, ये आपको पता है। 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे और 10 पे घाते -19 का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूना के 38, क्योंकि घात पे घात हो तो घात का क्या होता है, गुणा हो जाता है। और 10 पे घाते 9 तो पहले से आपका है अपान, यहाँ देखिए तो 9 गुणे 9 गुणे 10 पे घाते -10। अब यहाँ से जो चीज़ें कट रही हैं उसे कटा दीजिए। देखिए 9 से 9 कैंसिल होगा, 9 10 में 90 हो जाएगा और यहाँ से 256 और 2 बचेगा, तो गुणा कर लेते हैं। 6 दूना के 12, 2 पचे 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5, दशमलव 2 स्थान पे लगा देंगे। और ये 10 पे -10 घात और ये 10, क्योंकि इस पर 1 घात प्लस है तो ये 11 घात हो जाएगा और 9 घात इसका, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 घात हो जाएगा। तो 10 पे घाते 38 आपके पास माइनस में है और 10 पे घाते 20 प्लस में है। तो एफ इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 5.12 इंटू बेस समान है तो पावर घट जाता है, ये बात आपको पता है। घटेगा कब, जब प्लस माइनस में होगा तब। यदि सेम प्लस प्लस होगा तो घातों को जोड़ देते हैं, गुणा में घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ धन ऋण है, ये धन है ये ऋण, जुटेगा ही नहीं, घट जाएगा। 8 में से 0 जाएगा 8 आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा और ये माइनस लग जाएगा। तो 5.12 इंटू 10⁻18 न्यूटन, ये अल्फा कण पर विघटित यूरेनियम जो होगा उतना फोर्स लगाएगा। आंसर देख लेते हैं क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है 5.12 इंटू 10⁻18 न्यूटन, एकदम करेक्ट आंसर है, यही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो पहले चीज़ों को आप समझिए कि वो किसके बीच की दूरी दे रहा है। क्या वो यूरेनियम परमाणु पहले वाले की बात कर रहा है या विघटित यूरेनियम परमाणु की बात कर रहा है? तो वो विघटित का है, इसलिए हमने नहीं रखा है यहाँ पे Q1 का वैल्यू 92E, हमने यहाँ कितना रखा है 90E रखा है, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि 2 धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 धन आवेश बना लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कह रहा है ये r इज इक्वल टू 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये वाला और ये दोनों। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं भाई। एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ढकेल रहे हैं। तो एफ का वैल्यू भी सवाल में आपको मिल गया 2.4 न्यूटन, 2.4 न्यूटन, ये मीटर में है जो डिस्टेंस दिया गया है आपको। आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम है तो अलग अलग उन आवेशों का मान बताइए। दोनों जो चार्जेस होंगे, लाइक इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज, और इन दोनों चार्जेस का सम सवाल में कह रहा है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, योग 10 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करिए, यानी हमसे Q1 और Q2 का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला काम होगा आपको सवाल पढ़ने के बाद कि दिए गए सवाल में सभी के सभी जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही सिस्टम यानी पद्धति में है या नहीं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि r मीटर में है, दूरी का मात्रक मीटर मानक बनाया गया है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, वो भी सही है 2.4 न्यूटन, और यहाँ पे Q1 और Q2 का मान माइक्रोकूलम में दे दिया, जबकि हमने आपको लिखाया था कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो आप इसे बदलिए पहले,
इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 गुणे 10 पर -6 और ये कूलम बन जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम 10⁻⁻6 कूलम होता है, ये बात आपको पता होगी। यानी Q1 प्लस Q2 का यदि डाटा हम कलेक्ट करें तो हो जाएगा 10 पर -5 क्या कूलम। इसे एक समीकरण बना के आप रखेगा, और एक समीकरण हम कहाँ से लेके आएंगे, ये कूलम का जब लॉ हम इस्तेमाल करेंगे, कूलम का जो नियम है उसे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से Q1 और Q2 में एक रिलेशन आएगा। देखिए लगाते हैं कूलम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये F इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, F के स्थान पे रखेंगे 2.4 = 1/4πε0 का वैल्यू आपको दिया है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 और Q2 का वैल्यू पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं Q1 = क्वेश्चन मार्क है और Q2 = भी क्वेश्चन मार्क है। Q1 Q2 अपन r², बीच की दूरी जो है 0.3 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 0.09 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2.4 इंटू 0.09 अपान 9 इंटू 10⁻9 = Q1 इंटू Q2। कुछ चीज़ें कटेंगी, उसे कटा लेते हैं। आइए इधर देखते हैं, तो Q1 गुणे Q2 = Q1 इंटू Q2 = ये आ जाएगा, डेसिमल को हम थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, यहाँ एक स्थान पे है, यहाँ 2 स्थान पे है, इन दोनों को हटा के हम ऐसे लिख देते हैं इसको 24 गुणे, अब 009 लिखने का क्या मतलब है, केवल 9 लिख लीजिए। 009 मतलब का केवल 9, तो 10 में कितना नेगेटिव पावर आ जाएगा, तो आप गिन लीजिए। एक यहाँ दशमलव इसको यहाँ करेंगे और एक यहाँ है, जिसे 2 अंक हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ 3, तो 10 में कितना घात आ जाएगा -3 घात, क्योंकि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, अपान 9 गुणे 10 पे घाते कितना 9। अब सभी को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q1 इंटू Q2 = 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बचेगा 24 गुणे यहाँ 9 जो प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये -9 और ये फिलहाल प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 3 12, 10 पे घाते माइनस कितना 12। ये कूलम में आएगा, Q1 और Q2 किस में आएगा, कूलम में। यदि हमें इसे, हमारे पास एक जो डाटा है वो भी कूलम में ही है, किस में है, कूलम में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों को आसानी से चाहे तो माइक्रो कूलम में भी बना के सॉल्व कर सकते हैं, और यदि कूलम में है तो कूलम में भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर आप 2 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। अब आपके पास Q1 Q2 पता है, Q1 प्लस Q2 पता है, आप कैसे निकालेंगे Q1 माइनस Q2। तो एक तरीका होता है, यदि आपको A प्लस बी पता है, A भी पता है, तो A माइनस बी निकालने का एक सूत्र होता है, तो उसी तरह हम Q1 माइनस Q2 निकालेंगे एक फार्मूले से। तो Q1 माइनस Q2 = हो जाएगा Q1 प्लस इसका होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद करिएगा। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर = Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2, 4Q1, ये Q1 है, Q2 है। अब ये कहेंगे ये कौन सा फार्मूला है भाई, इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये बात और ये बात दोनों एक ही है। अब देखिए A² + B² + 2AB करेंगे, यहाँ 4AB है, 4AB में से 2AB घट जाएगा, ठीक है, तो -2AB आ जाएगा, तो सीधे सीधे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। अब यहाँ देखिए Q1 प्लस Q2 का वैल्यू आपको दे रखा है 10 पे घाते -5, तो यहाँ लिख दीजिए 10 पे घाते -5, इसका क्या होल स्क्वायर -4 गुणे Q1 Q2 आपके पास कितना दिया है, ये दिया है 24 गुणे 10 पे घाते -12। यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, बराबर यहाँ से देखेंगे तो 10 पे -5 पे घाते 2 है, तो घात पे घात हो तो घातों का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 पे घाते -10 माइनस 24 चौको हो जाएगा 96 गुणे 10 पे घाते -12। अब ये 10 पे घाते -12 है और ये 10 पे घाते -10 है और ये 10 पे -12 है। अब ये दोनों तो घटने नहीं देंगे, क्योंकि घटाना में जब तक घात समान नहीं होंगे तब तक घटेगा नहीं। तो सबसे पहले या तो हमें 10 को 12 बनाना पड़ेगा या 12 को 10 बनाना पड़ेगा, तभी ये घटेगा। तो हम 12 को ही 10 बना लेते हैं। देखिए कैसे, 10 पे -10 यहाँ पहले से है, इसको रहने देते हैं, माइनस हम इसके दो जो घात माइनस में हैं और दशमलव यहाँ छिपा है ऑलरेडी, दशमलव कुछ कहीं नहीं दिखाई दे अंकों में, तो ये हमेशा दाहिनी तरफ होता है। इस दशमलव को यदि यहाँ पे ला दें, 2 अंक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो 2 इस पे प्लस चढ़ जाएगा, तो वो 10 बन जाएगा, 0.96 हो जाएगा गुणे 10 पे घाते -10। अब यहाँ से 10 पे घाते -10 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 - 0.96।
अब यहाँ से देखेंगे तो 1 में से 0.96 घटा लेंगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं घटा पाएंगे तो आप ऐसे बच्चों जैसे घटाइए। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ भी बच जाएगा 0, 0.04 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ रहा है। यदि हम Q1 माइनस Q2 पूछेंगे तो एक करड़ी में चला जाएगा, तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का यदि वैल्यू हम पूछेंगे तो आप कहेंगे सर इसे ऐसे लिख दीजिए, इसे ऐसे लिख दीजिए 4 इंटू, अब इस 2 घात को आप इसके घातों पर दे दिए तो -12 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर आएगा माइनस और 10 पहले से है, 10 और 2 मिला के 12 घात हो जाएगा। अब इसे आसानी से आप बाहर निकाल लीजिए, Q1 माइनस Q2 का जो वैल्यू आएगा 4 का वर्गमूल 2 और 12 का कितना 6। अब यहाँ से जो ये वाला इक्वेशन आपके पास आया है ये रियल वाला आ गया इक्वेशन नंबर 3 सच्ची वाला। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, Q1 माइनस Q2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 गुणे 10 में 6 आ रहा है और Q1 प्लस Q2 का जो वैल्यू आ रहा है सवाल में वो 10 पे घाते -5 कूलम आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आप सिंपली सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से तो आपको Q1 और Q2 का वैल्यू अलग अलग मिल जाएगा। तो मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम इसे इरेज कर देते हैं, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम एक ही जगह रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस 3rd इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं, ये है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 गुणे 10 पे घाते -6, ये भी कूलम में है। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आसानी से देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम काट देते हैं, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं। फर्स्ट और थर्ड, ये 3rd इक्वेशन है, फर्स्ट और 3rd को जब ऐड करेंगे तो Q2 Q2 कट जाएगा, Q1 आपके पास 2Q1 आ जाएगा और इधर जब जोड़ने जाएंगे तो फिर बवाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पे घाते -5 है और 10 -6 घात है, ये जोड़ने देगा नहीं। तो 6 को 5 बना लेते हैं। देखिए कैसे, 10 पे -5 घात है और इसमें हमें जोड़ना है 2 गुणे 10 पे घाते -6। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो आप ये लिख सकते हो 10 पे घाते -5 को रहने दीजिए और प्लस करके इसको 0.2 यदि लिखेंगे, 0.2 इंटू 10 टू पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव छिपा है, यहाँ लिख देंगे जब ना दशमलव तो एक घात आसानी से एक माइनस कम हो जाएगा इसमें से। अब 10 पे घाते -5 कामन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 10 पे -5 जब कामन लेंगे तो 1 प्लस 0.2 ही तो बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या 5, सॉरी 0.2 नहीं 1.2 आएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 क्या चीज़ कूलम। लेकिन ये 2Q1 Q2 का वैल्यू आ रहा है, 2Q1 Q2 का वैल्यू आ रहा है। यदि Q1 पूछेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 छक्का कितना आ जाएगा 12, 0.6 गुणे 10 पे घाते -5। इसको और सॉल्व करेंगे तो Q1 आ जाएगा 6 गुणे 10 पे घाते -6, ये कूलम में आएगा। तो चूंकि कूलम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है इसलिए हम क्या करेंगे, इसके छोटे मात्रक माइक्रो कूलम में इसका जवाब देंगे। तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। Q1 कितना आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। क्यों, 10 पे घाते -6 कूलम का होता है 1 माइक्रो कूलम, तो यहाँ से Q1 का वैल्यू आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। अब इस Q1 का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी रखेंगे तो Q2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही, देखिए यहाँ रख देते हैं, लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से। यहाँ आपके पास समीकरण 1 है, Q1 प्लस Q2 का जो वैल्यू आपके पास था यदि माइक्रो कूलम में बात करें तो वो 10 था माइक्रो कूलम में। ठीक है, और अभी हमने Q1 का वैल्यू 6 माइक्रो कूलम निकाला था, यहाँ लिख देंगे 6 माइक्रो कूलम प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। तो सीधे सीधे यदि Q2 का वैल्यू की बात करें तो यार कितना जाएगा, 10 में से ये 6 घट जाएगा तो 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वाला जो Q1 आवेश होगा धन आवेश, उसका जो वैल्यू आएगा वो 6 माइक्रो कूलम का होगा, दूसरा वाला 4 का। आंसर मैच करा लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही दे रहा है, पहला वाला 6 का दे रहा है और दूसरा वाला 4 माइक्रो कूलम का दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व करेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पहले सवालों को आप खुद से ट्राई करिए करने के लिए। जब आपको क्वेश्चन न आए, आप खुद से सॉल्व न कर पाएँ, तभी आप हमारे सॉल्यूशन को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
पढ़ देते हैं क्वेश्चन। कह रहा है +2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, +2 माइक्रोकूलम का है और दूसरा वाला जो है वो +8 माइक्रोकूलम का है। ये एक दूसरे को, चूँकि भाई प्लस प्लस हैं तो आपको सीधे सीधे पता है कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित, तो समान आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वही कह रहा है कि ये बल भी दे रहे सवाल में 2.4 न्यूटन के बल से एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ये इसको ढकेलेगा इधर और ये ढकेलेगा इधर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। वो 2.4 न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अच्छा जी, यदि दोनों आवेशों का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं ना, दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये 2.4 नहीं है, गलती से हमने 12वां क्वेश्चन पढ़ दिया। 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। पहला कर रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए। पहले Q1 का वैल्यू इतना है, Q2 का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो कह रहा है कि बाद में, पहले तो इतना था, बाद में यदि इन दोनों चार्जेस को हम -4 माइक्रोकूलम का आवेश और देते हैं, तो -4 माइक्रोकूलम का आवेश यदि और देंगे तो आपको पता है कि आवेश की एक प्रकृति हमने बताया था, आवेश की योज्य प्रकृति, यानी आवेश स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आपको पता है। तो आवेशों को हम सिंपल जैसे जोड़ घटाना करते हैं विथ साइन, वैसे ही आवेशों को भी आसानी से जोड़ अथवा घटा कर सकते हैं। तो यदि -4 माइक्रोकूलम आवेश यदि दोनों आवेशों को दे रहा है, तो आपको पता है 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जब ऐड करेंगे तो -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो नए केस में जो आवेश आएगा वो -2 माइक्रोकूलम का आ जाएगा। यहाँ भी कह रहा है -4 देने का, तो इस वाले केस में 4 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस ही रहेगा ये, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा, 4 ही आएगा। दिया जाए तो अब बल कितना होगा, यानी पहले केस में यदि 16 न्यूटन का बल लग रहा था, तो अब यदि इन्हें -4 माइक्रोकूलम आवेश दोनों को दे दिया जाए तो नए केस में जो बल आएगा वो कितना होगा, ये हमसे फाइंड आउट करने को कह रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो वो दूसरा क्वेश्चन है। 13वां का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले। चलिए जी, देखिए यहाँ से आप कैसे इसको सॉल्व करोगे वो हम आपको बताते हैं। तो आपको शुरुआत में चार्जेस पता है, Q1 Q2 का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता नहीं है, आपको F पता है। इस 3 डाटा से, क्योंकि आपको कूलम लॉ में आपको क्या चाहेगा, Q1 Q2 चाहेगा, R चाहेगा, F चाहेगा। ठीक है, और 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता ही है, वो तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से इतनी डाटा की मदद से पहले आप R निकालने की कोशिश करिए और वहीं R यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो F = होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान के R²। F सवाल में दे रहा है 16, F सवाल में 16 न्यूटन दे रहा है। Q1 और Q2 का डाटा दे रहा है, 1/4πε0 का वैल्यू देखिए 9 × 10 पे घाते 9। Q1 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 × 10 - 6 हो जाएगा। और Q2 का 8 माइक्रोकूलम, इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10 - 6 हो जाएगा। अपन बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी वो तो पता नहीं, तो R² ही रहेगा। अब यहाँ से सिंपली आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो R² यदि बात करेंगे तो आ जाएगा 9 × 2 × 8 × घातों का हिसाब कर लेते हैं, 6 6 12, 12 में से 9 घट जाएगा, 12 में से 9 घट जाएगा तो -3 आ जाएगा अपान। ठीक है, ये -3 लिखा है मैंने, यहाँ R² लिख देते हैं, यहाँ -3 लिख देते हैं। अपान कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ देखिए 8 दूना के 16 खत्म, बचेगा क्या हमारे पास 9 × 10 पे घाते -3। तो R² चूँकि हमें चाहेगा पूरा का पूरा R² ही, तो हम इसे वो नहीं करेंगे, मतलब R का वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, R² का ही डाटा हम निकालेंगे। इम्प्लाइज दैट R² हमारे पास आएगा 9 × 10 पे घाते -3 क्या मीटर। अब यहाँ से जो केस अप्लाई कर रहा है कि -2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम के जो आवेश है, इन्हें 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम आवेश इन्हें सप्लाई कर रहा है। तो नए केस में जो आवेश आएगा वो इस कदर हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम का और दूसरा वाला +4 माइक्रोकूलम का। तो नए केस में पूछ रहा है फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो लगाते कूलम्स लॉ। हाँ, कहेंगे आपकी सर दूरी कहाँ दिया है आपको सवाल में, तो जब इन्हीं को -4 माइक्रोकूलम सप्लाई कर रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ा बदलेगा। भाई बीच की डिस्टेंस पहले जितनी है उतना अब भी है,
और आवेश केवल बदल रहा है। यदि सवाल में कह नहीं रहा है तो ये बात अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। नए केस में चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश मान लेते हैं, ठीक है। अपान के बीच की डिस्टेंस क्या है, r², वो तो पहले वाली ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁻9। ये बल को F डैश मान लेते हैं, नए केस में बल F डैश हो जाएगा। Q1 डैश और Q2 डैश, Q1 डैश का वैल्यू होगा -2 माइक्रोकूलम है, तो माइनस हम नहीं लेंगे, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। 2 × 10⁻6 लिख देते हैं क्योंकि 2 माइक्रोकूलम है, और ये 4 माइक्रोकूलम है तो इसे लिखेंगे 4 × 10⁻6, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होता है। अपन r² आपके पास है 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3, 9 से 9 कैंसिल होगा, 10 पे घाते -3 है, इसका हिसाब करते हैं। तो F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 × 4 यानी 8, और यहाँ से देखेंगे तो 6 × 6 12, और 9 जो है जो -3 घात है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 पर, यहाँ पहले से 9 है और ये जाके प्लस कर देगा तो 9 × 3 12 होगा, और ये भी -12 + 12 खत्म हो जाएगा। तो नए केस में जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन का। F डैश का वैल्यू हो जाएगा 8 न्यूटन। इसका दूसरा जवाब देते क्वेश्चन का। ये पहला क्वेश्चन था, आंसर इतना ही दिया है, एग्जैक्ट आंसर है 8 न्यूटन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इन्हीं +2 माइक्रोकूलम चार्ज और +8 माइक्रोकूलम के चार्ज को यदि हम -2 माइक्रोकूलम आवेश सप्लाई करें, -2 माइक्रोकूलम आवेश दें, तो नए केस में अब बल कितना आएगा। तो आप खुद ही समझ के बताइए, जब -2 माइक्रोकूलम आवेश चार्ज इसे देंगे +2 वाले को, तो -2 और +2 मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे जो चार्ज आएगा भाई, -2 में +2 जब ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 देंगे तो ये आ जाएगा +6 माइक्रोकूलम। अब इस बात को आप समझिए कि यहाँ पे जो विस्की डिस्टेंस है उसे r ही रखते हैं। अब वैसे ही Q1 का वैल्यू आपको 0 मिल गया, और Q2 का जो वैल्यू है आपको +6 माइक्रोकूलम मिला है, तो यहाँ से बल कुछ आएगा, बल तो 0 हो जाएगा ना जी। क्यों, कूलम का जब आप ला इस्तेमाल करेंगे भाई, तो उसमें होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r²। Q1 या Q2 में से किसी एक का वैल्यू यदि 0 होगा तो बल ही कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ आप सीधे कह सकते हैं कि जो नए वाले केस में फोर्स लगेगा वो 0 आएगा। क्यों, आप यहाँ डाटा रख दीजिए, Q1 0 आ जाएगा, Q2 6 माइक्रोकूलम होगा तो इसे 6 × 10⁻6 लिख सकते हैं अपन r²। अब r कुछ भी होगा, इस पूरे में जब 0 से गुणा करते हैं तो सारा डाटा का आ जाएगा 0। तो नए केस में जो बल लगेगा वो कितने, 0 न्यूटन का, अर्थात उनके बीच कोई बल ही नहीं लगेगा। तो ये थे कुछ सवालें। कुमार मित्तल की बुक में यदि अवेलेबल नहीं है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आपको हम इसका अगला चैप्टर पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र वाला, तो ये चैप्टर और वो वैद्युत क्षेत्र कुमार मित्तल की बुक में दोनों चैप्टर कंबाइन दिया है, और हम आपको सुविधा के लिए सेपरेट पढ़ा रहे हैं। तो बालाजी की बुक में ये सारे क्वेश्चन हम 1 बाई 1 आपको करा रहे हैं रोजाना। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, सीधे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।